जी स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस यूनिट नंबर 2 एमडी कैट। सेक्शन बी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इसमें इसका जो टाइटल है वो ग्रुप्स का है। वी नो दैट ग्रुप्स होती क्या है। ये ग्रुप्स जो है दीज आर वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स हैं, टॉप टू बॉटम जो है ये पाए जाते हैं और ये 1 to 8 जो है ये ग्रुप्स की तादाद है। भले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो या मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल हो, दोनों के अंदर टोटल 8 ग्रुप हैं बेटा। तो इन 8 ग्रुप को आगे सब ग्रुप्स ए और बी में डिवाइड किया गया है। ए जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए है और बी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए है। जी डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 सेक्शन बी यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप्स के टाइटल से है ये। तो ग्रुप्स होते क्या हैं बेटा? ग्रुप्स जो हैं दीज आर वर्टिकल कॉलम्स, यानी टॉप टू बॉटम ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। इनकी तादाद जो है वो 1 to 8 रोमन्स में इनको नंबर दिया जाता है। और ये जो 8 ग्रुप्स हैं इनको आगे सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया गया है। ए जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए है और बी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए है। ये नॉर्मल एलिमेंट्स और बी जो है सब ग्रुप बी जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए होता है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ जो है वो ग्रुप 2, ग्रुप 7 जो है ये शामिल हैं। इसमें ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं इनकी भी यानी जनरल करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़नी है। वैसे तो मैंने आपको बताया ना, तो इसमें ग्रुप तो मतलब ए के जो है वो भी 8 ग्रुप हैं और बी के तकरीबन 10 ग्रुप हैं और इस तरह मिला के टोटल 18 ग्रुप होते हैं। लेकिन हमने ग्रुप 2A, 7A और 4th जो है इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स जो है वो पढ़नी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं जी ग्रुप 2A। ग्रुप 2A जो है इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। इसमें हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ये एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल हैं। इसमें रेडियम जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आप ये देख सकते हैं। इसका मास 226 होता है और 88 इसका एटॉमिक नंबर है। इसमें से जब आप अल्फ़ा पार्टिकल निकालते हैं तो इससे बनती है रेडॉन, जो कि एक नोबल गैस है। तो बात कहने का मकसद ये है कि इसमें ग्रुप 2A में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ये एलिमेंट शामिल थे। इसमें से रेडियम जो है ये अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आप देख सकते हैं। इसमें से जब अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं तो ये रेडॉन एक नोबल गैस एलिमेंट में तब्दील हो जाता है, यानी ये उसका डाटर न्यूक्लियस है। तो मतलब रेडियम का जब अल्फ़ा डीके होता है, इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं तो उससे हमारे पास रेडॉन जो कि एक नोबल गैस है वो हासिल होती है। नेक्स्ट इसमें अगर हम इन सारे एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें, ये ग्रुप 2A के एलिमेंट्स इनकी जनरल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इनका ये जो जनरल नेम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हम इनको कह रहे हैं, ये क्यों नाम दिया जाता है? Why they are called as alkaline earth metals? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम हमने इनको क्यों दिया हुआ है? तो उसकी सिंपल रीज़न ये है कि देखें, फॉर एग्जांपल ग्रुप 2A की ये मशहूर मेटल है कैल्शियम। इसको जब आप वाटर में डालते हैं तो ये जनाब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इवन इसका जो ऑक्साइड होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसी कैल्शियम मेटल को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसका ऑक्साइड बनता है जी कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों जो हैं ये बेसिक नेचर के हैं। इनको आप वाटर में डालें तो ये सॉल्युबल भी हो जाते हैं। तो आपको पता है वाटर सॉल्युबल बेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं जी। तो बात यह है ग्रुप 2A की जो मेटल्स हैं इनके ऑक्साइड्स हों या हाइड्रोक्साइड्स हों,
दे हैव बेसिक नेचर, और इनको जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये सॉल्युबल हो जाते हैं। तो जब वाटर सॉल्युबल बेस जो होता है हम उसको अल्कली कहते हैं। तो सो ग्रुप सेकंड ए की ये जो तमाम मेटल्स हैं ये अल्कलाइन नेचर रखती हैं, और उसके साथ साथ अर्थ क्रस्ट में इनकी जो मिनरल्स हैं वो अबंडेंट पाई जाती हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात ये है कि दे हैव, हम इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ऑल द मेटल्स, भले अल्कली मेटल्स हों या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, दे एक्ट एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, और इनकी ये जो रिड्यूसिंग पावर होती है दैट्स डिपेंड्स अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि रिड्यूसिंग पावर जो होती है, याद रखिएगा, इज इनवर्सली रिलेटेड विद आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी चूंकि इनकी लो होती है इसलिए इनकी रिड्यूसिंग पावर हाई होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी तमाम मेटल्स की लो है, जिसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो लूज करती हैं वो जाके किसी चीज़ में तो ऐड होते हैं, जिस चीज़ में वो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे वो चीज़ क्या हो जाती है जी, रिड्यूस हो जाती है। तो ये जो मेटल्स हैं दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो नेक्स्ट इसमें है तीसरी जो इनकी प्रॉपर्टी है, दैट्स गैप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बहुत हाई होता है जी। फॉर एग्जांपल आप देखें, आपके पास मैग्नीशियम है, इसकी मैं आयोनाइजेशन एनर्जीज बताता हूँ। ये पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट जो है इसकी वो होती है 738 किलो जूल पर मोल। सेकंड जो है इसकी है वो 1450 है, और थर्ड जो है वो 7733 किलो जूल पर मोल। ये रूल ये होता है कि एवरी नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस वन। इन पिछली के तकरीबन डबल के बराबर होती है। 738 का डबल अगर हम करें तो वो 1476 बनता है, उससे ये थोड़ी सी कम है, मतलब कम व बेश इसके डबल के बराबर है। तो इसका मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो तो है जेन्युइन। जो थर्ड वाली है वो बहुत ही हाई है, यानी सेकंड और थर्ड का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये गैप ये बता रहा है कि द रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट पॉसिबल। तो सो ये जितने भी ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट्स हैं, इनकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ये +2 होती है। मतलब ये तमाम मेटल्स को हम M से, और ये +2 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि इनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या है जी, NS2 है। यानी इनके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की गुंजाइश इनके अंदर नहीं होती। तो इसलिए सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा तो निकल जाता है लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। 6 पे इनकी अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें, तो ये सारी सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। सारी की सारी मेटल्स हैं ट्रू सेंस में, और ये सारी सॉलिड स्टेट में जो है वो पाई जाती हैं एट रूम टेम्परेचर। दूसरा इनका रिएक्शन विद ऑक्सीजन, या आप इसको कह सकते हैं एयर। तो ये देखिए जी, बेरिलियम प्लस ऑक्सीजन,
इसमें ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। अब जानते हैं कि ये बेरिलियम मेटल जो है इसके ऊपर जो है बेरिलियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है जो कि फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देती है। तो यूँ आप ये समझिए कि बेरिलियम की तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये जो बेरिलियम का ऑक्साइड होता है दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब ये एसिड्स के साथ मिलेगा तो बेस बन जाएगा और बेस के साथ मिलेगा तो एसिड बन जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द ऑक्साइड्स यानी मैग्नीशियम से लेकर बेरियम तक जो है ये सारे के सारे बेसिक नेचर रखते हैं। क्योंकि बेरिलियम जो है ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर रखते हैं। मैग्नीशियम भी को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, आपको पता है टॉप टू बॉटम आते हुए इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है तो फिर इनका जो ऑक्साइड का बेसिक करेक्टर है वो भी टॉप टू बॉटम आते हुए बढ़ रहा है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड से कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक है, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बेरियम। तो बेरियम का ऑक्साइड जो होता है ये हाईली बेसिक होता है और बेरियम नॉर्मल कंडीशन पे तो ऑक्साइड बना रहा है, लेकिन हाई टेम्परेचर्स पे मतलब अगर आप इसको हीट करें तो बेरियम जो है ये पर ऑक्साइड्स भी बना सकता है। ये उसका पर ऑक्साइड है जी। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, हाँ जी ग्रुप सेकंड ए का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती, तो वो जनाब बेरिलियम है। और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नॉर्मल ऑक्साइड के साथ साथ पर ऑक्साइड भी बनाता है, तो जनाब वो बेरियम है। बेरियम नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बट एट हाई टेम्परेचर तकरीबन 800 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जब आप टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं इसको, तो ये फिर पर ऑक्साइड जो है वो भी बना देता है। तो इस तरह जो है दूसरा मैग्नीशियम का मसला ये है कि इसको जब आप एयर में इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो अलॉन्ग विद नॉर्मल ऑक्साइड सम नाइट्राइड इज आल्सो फॉर्म। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ग्रुप सेकंड ए की ऐसी कौन सी मेटल है जो ऑक्साइड के साथ साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्राइड भी बनाती है ऑन एयर ऑक्सीडेशन। तो एयर ऑक्सीडेशन से मैग्नीशियम वाहिद ऐसी मेटल है जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाने के साथ साथ थोड़ा नाइट्राइड की अमाउंट जो है वो भी बन जाती है। तो ये है इनके ऑक्साइड्स का। अब ये जो सारे ऑक्साइड्स हैं इनका अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये देखें हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। अब ये जो रिएक्शन है किस नेचर का रिएक्शन है, दिस इज सिंपल एसिड बेस रिएक्शन ना। आप ये देखें कि फर्ज किया आपके पास कैल्शियम है, आपने इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसी कैल्शियम के ऑक्साइड का अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं देन ओनली हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। तो यहां से आप ये डिफरेंस जो है वो चेक करें। इस रिएक्शन को गौर से बेटा देखो कि जब भी अल्कलाइन अर्थ मेटल पानी से रिएक्शन करते हैं, पानी में जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, 2 हाइड्रोजन का +2 होगा लेकिन 1 हाइड्रोजन का +1 होता है। कैल्शियम मेटल चूंकि मेटल्स जो भी फ्री स्टेट में होती हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब कैल्शियम वाटर के साथ जब ट्रीट होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब इसमें कैल्शियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में कैल्शियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। वाटर का जो हाइड्रोजन है ये +1 से आप ये देखिए हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है 0,
तो वाटर की जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस हो रही है, जबकि कैल्शियम मेटल या जो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल लेंगे वो क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। तो सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है दैट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स को पानी से जब ट्रीट करते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड बनते हैं, दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो तब्दील नहीं हो रहा। देखें, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इधर भी -2 है, इधर भी -2 ही रहेगा। हाइड्रोजन का इधर +1 है, उधर भी +1 ही रहता है। कैल्शियम का इधर +2 था तो उधर भी +2 रहता है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, इनका वाटर के साथ जो रिएक्शन है, दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे जाते हुए किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर तब्दील नहीं हो रहा है। हाँ, अब इस रिएक्शन को फिर हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं दिस इज सिंपल एसिड बेस्ड रिएक्शन। इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो ऑक्साइड है, पानी के साथ जब रिएक्शन होता है तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल एसिड का रोल प्ले करता है, प्रोटॉन डोनर, यानी ये प्रोटॉन डोनेट करता है ऑक्साइड आयन को, और ऑक्साइड आयन जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इसको बेस कहते हैं। तो इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये भी हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। पानी जब हाइड्रोजन आयन दे देता है तो इसमें भी पीछे एक हाइड्रोक्साइड बचता है। तो इस तरह ओवरऑल हमारे पास 2 हाइड्रोक्सल आयन बन जाते हैं। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे जाते हुए किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर तब्दील नहीं हो रहा। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि दिस इज एसिड बेस्ड रिएक्शन, दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। बाकी जहाँ तक बात इनकी इम्पोर्टेंस की है, तो मैंने जैसा कि बताया कि बेरिलियम की कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती, उसकी वजह उसके ऊपर वो जो ऑक्साइड कोटिंग जो है वो बन जाती है। तो इसमें मैंने आपको बताया ये तो एम्फोटेरिक होता है। ये बेसिक नेचर रखते हैं। बेरिलियम का ऑक्साइड तो पानी में सॉल्युबल ही नहीं होता और एम्फोटेरिक नेचर रखता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है, एम्फोटेरिक है, लेस सॉल्युबल है वाटर में। ये सारे के सारे जो हैं सॉल्युबल इन वाटर, और इनकी जो सॉल्युबिलिटी है डाउन द ग्रुप आते हुए बढ़ रही है जी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है दैट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सबसे ज़्यादा सॉल्युबल वाटर में बेरियम ऑक्साइड है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी इंक्रीज हो रही है। आप कह सकते हैं कि इसको अल्कलाइन कैरेक्टर जो है वो भी बढ़ रहा है। तो डाउन द ग्रुप आते हुए इनका अल्कलाइन कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर जो है, या वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ रही है।
ये जी रिएक्शन आप देख लीजिए जी वाटर के साथ, तो बेरिलियम का तो वाटर के साथ जो रिएक्शन है होता ही नहीं। रेड हॉट टेम्परेचर तक जब हम हीट करते हैं तो रिएक्शन थोड़ा सा होता तो है, लेकिन जैसे ये बेरिलियम ऑक्साइड बनता है तो बेरिलियम ऑक्साइड की जो कोटिंग है, बेरिलियम के ऊपर जैसे ही बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग डेवलप होती है तो फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि बेरिलियम जो मेटल है इसका पानी के साथ जो रिएक्शन है ये आगे चलता ही नहीं। उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वगैरह ये आ जाती हैं, तो ये डाउन द ग्रुप अगर आप मूव करें तो पानी के साथ इनका जो रिएक्शन है वो ज़्यादा रैपिड होता चला जाता है। मैग्नीशियम बड़ा स्लो रिएक्शन करती है वाटर के साथ। जहाँ तक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात है तो ये डाउन द ग्रुप आते हुए पानी के साथ इनका जो रिएक्शन है वो फास्ट हो रहा है। तो ओवरऑल दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपको पता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिडॉक्स रिएक्शन में अगर गौर करें कि जहां तक तो बेरिलियम की बात है, बेरिलियम ऑक्सीडाइज हो गया, वाटर की दोनों हाइड्रोजन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बनाती है। और जहां तक इधर हम आते हैं बाकी मेटल्स का पानी के साथ रिएक्शन जब होता है तो इसमें ये होता है कि वाटर का जो फार्मूला है हमें पता है, ये वाटर को हम इस तरह से लिखते हैं, वाटर की ये हाइड्रोजन जो कि एज अ हाइड्रोजन आयन मौजूद होती है ये रिड्यूस होती है। इन तमाम मेटल में मैग्नीशियम से लेकर बेरियम तक इनका जब पानी के साथ रिएक्शन होता है तो ये मेटल्स हैं। अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ आएँ तो वाटर के ये जो दो हाइड्रोजन आयन हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और बाकी दो हाइड्रोक्सिल आयन फ्री हो जाते हैं। तो ये जो दो हाइड्रोक्सिल आयन हैं पानी से जो आए हुए हैं, ये फिर कैल्शियम आयन के साथ मिलेंगे और हमारे पास अगर हम इनको ऐड कर लें तो आप देखिए जी ये कैल्शियम मेटल हैं और ये दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, इनके साथ इनका रिएक्शन हुआ तो इधर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ओवरऑल होता ये है कि जितनी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन वाटर में मौजूद हाइड्रोजन आयन को देखें, वाटर में जो हाइड्रोजन आयन है वो दो तरह से मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन आयन अलग से मौजूद होते हैं, दूसरे हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन का हिस्सा है। ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर -1 चार्ज होता है तो ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1। तो पानी में हाइड्रोजन आयन जो है वो एक तो हाइड्रोक्सिल आयन का हिस्सा भी होते हैं, ये वाले हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं होते। ओनली द हाइड्रोजन दैट इज प्रेजेंट एज अ प्रोटॉन दैट गेन इलेक्ट्रॉन एंड दैट गेट रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस होता है। बाकी वाले जो हाइड्रोजन आयन है, जो हाइड्रोक्सिल आयन का हिस्सा है, वो वैसे के वैसे मौजूद रहते हैं। दिस इज ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन है, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल और वाटर का जो रिएक्शन है, ये प्रिंसिपली थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपने देखा बेरिलियम के अंदर क्या होता है, बेरिलियम वाटर में मौजूद दोनों हाइड्रोजन को जो है वो रिड्यूस करके हाइड्रोजन बना देती है, जबकि बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर में मौजूद जो दो हाइड्रोजन आयन है, एक हाइड्रोजन आयन वैसे ही एज अ प्रोटॉन मौजूद होता है पानी के अंदर और ये वाला जो है, और दूसरा हाइड्रोजन आयन जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन का हिस्सा होता है। तो ये वाला जो है ये रिड्यूस नहीं होता, ये वाला जो हाइड्रोजन आयन है ये रिड्यूस होता है। तो ये थोड़ा सा रिएक्शन का डिफरेंस नेचर का भी पता होना चाहिए। इसमें फिर वही बात है कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो वाटर में अगर आप डिज़ोल्व करने की कोशिश करें इसको, ये पार्शियली सॉल्युबल होता है और एक सस्पेंशन बनाता है, उसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। This milk of magnesia is used for acidity of stomach. स्टोमिक की एसिडिटी को क्योर करने के लिए जो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो इस्तेमाल किया जाता है।
तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मैंने बताया कि पार्शियली सॉल्युबल है। बाकी सारे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है, they are fairly soluble in water and they form true solution। देखें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, इसने एक सस्पेंशन बनाया, ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाया। बाकी ये जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के हाइड्रोक्साइड है, दे फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन, दे आर फेयरली कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, और सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप आते हुए बढ़ रही है, बेसिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप आते हुए बढ़ रहा है। बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है दिस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड दिस इज मोर अल्कलाइन इन नेचर। इसमें ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम लाइम वाटर या स्लैक लाइम भी बोलते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो लाइम वाटर है या मिल्क ऑफ लाइम या स्लैक लाइम जो है, दिस वन इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये वाला जो केमिकल है वो हम यूज़ करते हैं। या आपने पढ़ा होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं कि लाइम वाटर जो है ये वैसे तो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, क्लियर लिक्विड होता है, उसमें जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो मिल्की सॉल्यूशन जो है वो हो जाता है, और वो जो मिल्की अपीयरेंस है वो इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। इसके वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, नीचे बैठ जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट्स बनाता है, इस वजह से सॉल्यूशन थोड़ा मिल्की हो जाता है। अब आप इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में पास करेंगे तो ये जो मिल्की सॉल्यूशन है दोबारा क्लियर में चेंज हो जाता है, क्लियर लिक्विड बन जाता है। तो दैट वाज द सीन कि जब आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है एंड दैट बिकम अ क्लियर लिक्विड विद एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब ये है कि किसी जगह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि वाकई कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप लाइम वाटर से उसको पास करें, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा नहीं। तो ये जो है इनकी शनाख्त का तरीक़ाकार है। तो ग्रुप सेकेंड ए में मज़ीद इनके जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। ये जी इनको बनाने का तरीका बता रहे हैं।
थर्मल डिकम्पोजिशन यही है, मेटल ऑक्साइड्स को जब आप हीट करेंगे तो मेटल अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग। इसमें जी पहली बात तो ये इस चीज़ को भले रहने दें, लेकिन थर्मल डिकम्पोजिशन और वाटर सॉल्युबिलिटी मेन ये दो चीज़ें हमने देखनी है। ऑक्साइड्स जो हैं, बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड के अलावा बाकी सारे पानी में सॉल्युबल हैं। अगर आप इन ऑक्साइड्स को हीट करेंगे मेटल और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगी, लेकिन ये थर्मली स्टेबल होते हैं। ऑल द ऑक्साइड्स आर थर्मली स्टेबल। हाइड्रोक्साइड्स को जब आप हीट करेंगे तो इनके ऑक्साइड्स बनते हैं और वाटर बन जाता है। और बाकी कार्बोनेट्स को जब आप हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नाइट्रेट्स को आप हीट करेंगे, मेटल का ऑक्साइड बनेगा, NO2 गैस और ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ें बनती हैं। तो जहाँ तक वाटर सॉल्युबिलिटी की बात है तो कार्बोनेट्स के अलावा बाकी सारे पानी में सॉल्युबल तो हो जाते हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप आते हुए बढ़ रही है, क्योंकि इनकी लेटेस्ट एनर्जी जो है वो लो हो रही होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हुए साइज बढ़ रहा है, लेटेस्ट एनर्जी लो हो रही है, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ रही होती है। सल्फेट्स की अगर हम बात करें, ये जी बेरिलियम सल्फेट है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, स्ट्रोंशियम सल्फेट है और बेरियम सल्फेट है। तो ये सारे थर्मली तो स्टेबल हैं, और इसमें अगर वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें इनका जो सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड है वो थोड़ा अपोजिट है बाकियों से। बाकियों में आपने देखा था कि डाउन द ग्रुप आते हुए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जो सल्फेट्स हैं इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप आते हुए कम हो रही होती है। उसकी वजह ये होती है कि डाउन द ग्रुप आते हुए इनकी हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी का जो गैप है वो कम हो रहा होता है। जब वो हाइड्रेशन लेटेस्ट एनर्जी का गैप कम हो रहा होता है तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इवन ये जो बेरियम सल्फेट है ये तो इनसॉल्युबल होता है, इसको हम हैवी स्पार कहते हैं। दिस इज वाटर इनसॉल्युबल। तो बाकी इनकी अगर इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करें हम, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ अगर आप 7H2O लगा दें तो इसको हम एप्सम साल्ट कहते हैं। फिर कैल्शियम सल्फेट के साथ आप वाटर लगा दें तो इसको हम जिप्सम कहते हैं। ये जिप्सम जो है इसको अगर आप हीट करें इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। एंड दिस इज डेड बर्न्ट जिप्सम। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं, और बाकी मैंने आपको बताया कि ये जो बेरियम सल्फेट है दिस इज नोन एज हैवी स्पार।
ये कुछ चीज़ें थी ग्रुप सेकंड ए के हवाले से, उनके हमने सारे कंपाउंड्स की डिस्कशन की जनरल। इसके बाद इसमें जी ग्रुप 4A है, इसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है, ये एलिमेंट शामिल हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। और अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करेंगे, +2 +4 ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर तो ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन s के 2 p के 2 चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। और अगर ये है कि सिर्फ p के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं और s के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो फिर ये +2 यानी डाईवैलेंसी शो करेंगे। सारे के सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। कार्बन सिलिकॉन दोनों क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। जर्मेनियम और जर्मेनियम मेटलॉइड है। टिन और लेड दोनों क्या हैं, मेटल्स हैं। जहाँ तक हम इनके ऑक्साइड्स की बात करें, कार्बन सिलिकॉन जो है नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एस्टिक नेचर रखते हैं। जर्मेनियम मेटलॉइड है। टिन और लेड हैं तो मेटल्स, बट ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं। तो आपको पता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स और मेटलॉइड्स के जो ऑक्साइड हैं एम्फोटेरिक नेचर रखते हैं। मतलब जर्मेनियम, टिन और लेड इनके जो ऑक्साइड्स हैं दे हैव एम्फोटेरिक नेचर। अब बात यह है अंडर व्हाट कंडीशन दे शो डाईवैलेंसी एंड टेट्रावैलेंसी, ये कब शो करते हैं। तो उसमें सिंपल सी बात है, इनर्ट पेयर इफेक्ट ये है। अब ये देखें NS2 NP2, तो इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन in s orbital becomes inert. Pair of electrons in s orbital that becomes inert, ये inert हो जाता है जी, और ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। और ये जो inert pair इफेक्ट होता है दैट्स डायरेक्टली रिलेटेड विद एटॉमिक साइज। ये एटॉमिक साइज के डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब जैसे जैसे आप एटॉमिक साइज बढ़ाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो भी बढ़ता है। तो ये अगर हम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड की बात करें तो ये आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज़्यादा लेड में देखने को मिलता है। तो लेड जो है इसकी डोमिनेंट, ये डाईवैलेंसी इसकी डोमिनेंट होती है, जबकि कार्बन, सिलिकॉन वगैरह जो है ये टेट्रावैलेंसी शो करते हैं। इनका साइज़ छोटा है। साइज़ जब छोटा है तो इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो भी कम होता है। मतलब इनके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जबकि ये टिन और लेड जिनका साइज़ बहुत बड़ा है तो इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये बाज़ औक़ात जो है इनके s वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। सिर्फ ये p के 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये डाईवैलेंसी शो करता है। बाकी इनकी एक और प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। ये जो है ये एटॉमिक साइज के इनवर्सली रिलेटेड होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है दैट्स इनवर्सली रिलेटेड विद एटॉमिक साइज। तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये कैटिनेशन शो करते हैं। ये चारों तरफ अपने ही एटम से जुड़ते हैं।
बाकी जो टिन और लेड है उनमें कैटिनेशन नहीं पाई जाती, यानी टिन और लेड जो है ये दोनों कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करते। और कैटिनेशन एबिलिटी भी डाउन द ग्रुप आते हुए जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो ये कम हो रही होती है। तो ये ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स थे उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम आते हैं ग्रुप 7A। हैलोजेंस यानी साल्ट फॉर्मिंग इनका लफ्जी मतलब है। इनके अंदर आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन ये एलिमेंट्स जो हैं वो मिलेंगे ग्रुप 7A के अंदर आपको। फ्लोरीन जो है ये पेल येलो गैस है, क्लोरीन ग्रीन येलो गैस है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड है और आयोडीन जो है वो ग्रेश ब्लैक सॉलिड है और एस्टेटीन जो है ये भी ब्लैकिश सॉलिड ही होता है। आयोडीन का ये है कि इसके वायलेट कलर के वेपर्स भी होते हैं। ये सब्लाइम मटेरियल है, आयोडीन इज़ अ सब्लाइम मटेरियल। तो मतलब या ये सॉलिड स्टेट में होता है या इसके वेपर्स बनते हैं और वेपर्स का कलर वायलेट होता है। तो ये इनकी फिजिकल स्टेट अलॉन्ग विद द कलर्स जो हैं वो आ गया। इनके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। तो दे रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये कंप्लीट कर लेते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। तो बाकी ये जो पूरी की पूरी फैमिली है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बड़ी हाई होती है। इसका मतलब दे हैव लेस टेंडेंसी या पुअर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, रादर दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट या ऐड द इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करती हैं तो दे फॉर्म A9 बनाती हैं और इस तरह अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती हैं। तो ये कुछ इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रुप 7A की। इसमें जो एस्टेटीन है ये रेडियो एक्टिव मेंबर है और इसकी हाफ लाइफ दी हुई है जी। ये आपने ऑब्जेक्टिव में आपको पूछी जा सकती है। इसकी हाफ लाइफ 8.3 आवर्स होती है। 8.3 आवर्स जो है इसकी हाफ लाइफ है। ये कुछ चीज़ें हैं, यानी ये जो हमारे पास एस्टेटीन है दैट्स अ रेडियो एक्टिव मेंबर और इसकी हाफ लाइफ 8.3 आवर है। मतलब इतना टाइम गुजरने के बाद इसकी अमाउंट हमेशा हाफ हो जाएगी। बाकी अगर हम इनके कंपाउंड्स की तरफ बल्कि फ्लोरीन की पिकुलर नेचर की बात करें या इसका एनॉमलस बिहेवियर की बात करें तो पहली बात तो यह है कि दैट कैन रिएक्ट ये वाहिद मेंबर है जो नोबल गैसेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, जबकि बाकी कोई मेंबर इसकी फैमिली का नोबल गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये फ्लोराइड्स भी बनाता है और ये ऑक्सी फ्लोराइड्स वगैरह जो है ये बनाता है। दूसरी बात ये है फ्लोरीन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2 और 7। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फ्लोराइड आयन बनता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जस्ट 1 ऑक्टेट तक रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। इस एक ऑक्टेट का जो डिसएडवांटेज इसे जो है वो फेस करना पड़ता है वो ये है कि इट कैन नॉट फॉर्म वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। जिस एलिमेंट के जितने ज़्यादा ऑक्टेट्स होते हैं वो उसके कंपाउंड्स की वैरायटी उतनी ज़्यादा होती है, वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है।
तो फ्लोरीन जो है, मतलब फ्लोरीन इटसेल्फ तो रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, बट इसके जो कंपाउंड्स होते हैं फ्लोराइड्स, यानी फ्लोराइड्स की फॉर्म में ये इंतहाई स्टेबल हो जाती है। मतलब आप ये देखें, सारे फ्लोराइड्स लीस्ट सॉल्युबल होते हैं और लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। किसी भी चीज़ के साथ फ्लोराइड साल्ट का जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होता है आयोडाइड ब्रोमाइड के मुकाबले में, क्योंकि वो थोड़े जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनका रिएक्शन मतलब उनके कंपाउंड्स जो हैं उनकी लेटेस्ट एनर्जी भी लो होती है, पानी में भी वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं और उनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी लो होती है, और इसलिए वो किसी भी चीज़ के साथ ज़्यादा रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन फ्लोराइड जो है वो लीस्ट रिएक्शन जो है वो करता है। तो इसके अलावा जो है अगर हम ये देखें कि फ्लोरीन के हवाले से जो इसकी पिकुलर नेचर में और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो पानी के साथ भी इसका जो रिएक्शन है वो ना होने के बराबर है, हमने देख ही लिया। इसके बाद जो है इसके कंपाउंड्स की तरफ हम आते हैं जी। कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस में सबसे ज़्यादा तो ये हाइड्राइड्स आते हैं, फिर ऑक्साइड्स हैं और देन ऑक्सी एसिड्स हैं। हाइड्राइड्स में आपको पता है HF है, HCl है, HBr है, HI है। तो वाहिद ये है जो लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सारे के सारे गैसीय स्टेट में। और इनके अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा HF का होता है, फिर HI, फिर HBr। ये बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से इनका ऑर्डर जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। फिजिकल स्टेट का भी मैंने आपको बता दिया। बाकी ये है कि HF जो है ये इतना विस्कस लिक्विड है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपको पता है, और उसकी वजह से ये विस्कस है। वेपर फेज में भी ये हेक्सामेरिक फॉर्म में पाया जाता है, यानी इसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं। डाइमर ट्राइमर वाली बात नहीं है, हेक्सामर, यानी इवन आप इसको जब हीट करके वेपर्स बनाते हैं तो वेपर फेज में भी इसके 6 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, मतलब ये हेक्सामेरिक फॉर्म में पाया जाता है। तो HF जो है कैन नॉट स्टोर्ड इन गिलास। गिलास के कंटेनर में आप HF को स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसके साथ रिएक्ट करके फ्लोरोसिलिकेट्स बनाता है और गिलास इसे अब्जॉर्ब कर लेता है। HF लिक्विड है और HF लिक्विड को गिलास के जो कंटेनर्स हैं उनमें नहीं रखा जाता, ये याद रखिएगा, क्योंकि गिलास कंटेनर्स इसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। दूसरा, ये तमाम जो हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं they act as reducing agent थी। as well as they act as an acid। इनका जो स्ट्रेंथ है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट या एज एन एसिड वो ये होती है यानी ये जितने भी हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं सारे के सारे ये एज एन एसिड भी काम करते हैं और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आप ये देखिए
ये सल्फर है, उसके साथ अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन करवाते हैं सल्फर 0 था, ये आयोडीन -1 है। तो ये देखें, ये जितने भी हैलोजेंस हैं ये खुद क्या हो रहे हैं, ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, लेकिन इन्होंने ये सल्फर को ये अपने ये दोनों हाइड्रोजन दे के उसको रिड्यूस कर दिया। तो ये हाइड्रोजन हेलाइड्स जो हैं ये अपने रिएक्शंस में अपनी हाइड्रोजन दूसरी चीज़ों को दे देते हैं, जिस चीज़ में हाइड्रोजन ऐड होगी वो चीज़ क्या हो जाती है, रिड्यूस। तो इसलिए ये दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, इसलिए हम इनको रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। साथ साथ ये भी है कि ये एज एन एसिड यानी हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं, तो इनको हम एज एन एसिड भी ट्रीट कर सकते हैं। और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसका भी ऑर्डर यही बनता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI है, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। HF जो है वो सबसे वीक एसिड होता है। ये ऑक्सी एसिड्स हैं, इसमें होता ये है कि इसको हम हैलस एसिड कहते हैं और इसको हम हैलिक एसिड कहते हैं। हैलस एसिड से एक ऑक्सीजन कम है इसके अंदर, इसलिए इसको हम हाइपोहैलस एसिड कहते हैं। और इसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसे हम परहैलिक एसिड कहते हैं। तो अब इसमें ये है कि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, ये +1 है, ये +3 है, ये +5 है, ये इनके ऑक्सी एसिड्स, मतलब हैलिक एसिड है 3 ऑक्सीजन वाला, इससे एक ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है, इसलिए इसको हम परहैलिक एसिड कह देते हैं। सेम ये 2 ऑक्सीजन वाले को हैलस एसिड कहते हैं, उससे एक ऑक्सीजन इसमें कम है, इसलिए इसको हाइपोहैलस एसिड जो है वो नाम दिया जाता है। बाकी ये सब के ऑक्सी एसिड्स जो हैं वो मुमकिन है। इन ऑक्सी एसिड से जब आप वाटर निकालते हैं, फ़र्ज़ किया मैं इनके 2-2 मॉलिक्यूल ले लूँ और इनमें से अगर मैं वाटर रिमूव करूँ तो ये जनाब आपके पास ये बन जाएगा और ये इस तरह ये एक तरह से इनके ऑक्साइड्स भी आप कह सकते हैं या एनहाइड्रस एसिड। और जिस तरह ये हाइपोहैलस एसिड है, इससे आपने वाटर निकाला तो इसको हम हाइपोहैलस एसिड एनहाइड्राइड कहेंगे। एसिड एनहाइड्राइड है ये हैलस एसिड का एनहाइड्राइड है, ये हैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है और ये परहैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है। तो इस तरह इनके ये ऑक्साइड्स भी मुमकिन हैं। तो आप इनमें ज़्यादातर जो है हम ऑक्सी एसिड और ऑक्सी एसिड्स के जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं, हम ज़्यादातर क्लोरीन को जो है वो डील करेंगे। मतलब ये आपके पास सेम इनके जो ऑक्साइड्स बनने जा रहे हैं ये इनके ऑक्साइड्स हैं। तो इसमें ये है एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इनका ऑर्डर ये है। ये हाइपोक्लोरस एसिड सबसे वीक एसिड है। दूसरी बात अगर हम करें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, बल्कि साथ आप थर्मल स्टेबिलिटी की भी बात कर सकते हैं। अब हम इनकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ
उसके लिए ऑर्डर उल्ट है जी। परक्लोरिक एसिड जो है ये सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन ऑक्सी एसिड्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर और एज एन एस्टिक, ये सारे एज एन एसिड भी काम करते हैं, तो इसकी एस्टिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और इस तरह आगे ये एस्टिक स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो ये आप इनको ऑक्सी एसिड्स के हवाले से ये बात बेटा ज़हन नशीन रखेंगे। इसमें आप जो है एक ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या आप इसको अगर हम आयोनाइज करें ये देखें सिंपल क्लोराइड आयन, हाइपोक्लोराइड आयन और कैल्शियम आयन ये बना रहे हैं। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी हम इसको कहते हैं। तो दैट वाज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल। ये ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा जो दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर उनको ऑक्सीडाइज करेगी। लेट से ये देखें H2S है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन इससे मिलेगी तो ये पानी बन जाएगा और सल्फर अलग हो जाएगा। ये हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं, उनके साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी, या अमोनिया है, इसको नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी, नाइट्रोजन अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगी। तो बात यह है यहाँ H2S, HX वगैरह और अमोनिया दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ब्लीचिंग पाउडर जब भी इनसे रिएक्शन करेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये खुद रिड्यूस होकर कैल्शियम क्लोराइड में तब्दील हो जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ये इन रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ मिलकर इनको क्या कर रही है, ऑक्सीडाइज कर रही है। आप देख सकते हैं H2S में सल्फर -2 था, इधर 0, तो ये देखें सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया। HX में हेलोजन -1 है और यहाँ 0, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो गया। नाइट्रोजन यहाँ -3 है और यहाँ 0, तो ये देखें ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कौन कर रहा है, अमोनिया में नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज किया नाइट्रोजन की सूरत में, तो ये भी वही ब्लीचिंग पाउडर ने जो है वो इनको ऑक्सीडाइज किया। ब्लीचिंग पाउडर के हवाले से एक और चीज़, ये फ्री क्लोरीन का एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्री क्लोरीन या इसको हम अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की जो क्वालिटी है वो इस अवेलेबल क्लोरीन पे डिपेंड करती है। नॉर्मली ये 35 से 40% अवेलेबल क्लोरीन होती है। इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, आपके पास ये कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, वाटर बनता है और ये क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है। इसको, ये जो क्लोरीन रिलीज़ हो रही है इसको हम अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। तो नॉर्मली अगर ये 35 से 40% अमाउंट इसकी हो तो ये प्योर ब्लीचिंग पाउडर को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर अमाउंट 35 से कम आ रही है या 40 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है ब्लीचिंग पाउडर प्योर नहीं है। बाकी ब्लीचिंग पाउडर को आप ब्लीच करने के लिए टेक्सटाइल फाइबर्स को, उनके ऊपर जो अनडिज़ायरेबल कलर्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन जो डेलिकेट फाइबर्स हैं, डेलिकेट टेक्सटाइल फाइबर्स जो होते हैं, सिल्क या वूल जो है, इनसे आप अवॉइड करेंगे। इनमें आप जो है ब्लीचिंग पाउडर को ये नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये इनको बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, सिल्क और वूल को। इनके अलावा बाकी जितने भी टेक्सटाइल फाइबर्स हैं उनके लिए आप एज अ ब्लीचिंग एजेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसकी जो प्रिपरेशन है ब्लीचिंग पाउडर की, इसको बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए आपको, एक तो लाइम वाटर चाहिए और दूसरी क्लोरीन। तो इससे जो है वो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बन जाता है। इसके लिए हमारे पास दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। पहला मेथड जो है उसको हम
हेज़नक्लेवर मेथड कहते हैं और दूसरे को हम बेकमैन मेथड कहते हैं। दोनों के अंदर जो केमिस्ट्री है रिएक्शन सेम ही होता है, दोनों का रॉ मटेरियल सेम है कि लाइम वाटर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, ऊपर से लाइम वाटर हम डालते हैं, नीचे से क्लोरीन आ रही होती है, तो ये काउंटर करंट प्रिंसिपल है। काउंटर करंट प्रिंसिपल ये है कि इस रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले जो दो रिएक्टेंट हैं उनके जो करंट्स हैं, उनकी जो अमाउंट या लहरें जो उनकी होती हैं वो काउंटर मीन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए एक दूसरे से मिलती हैं और रिएक्शन होता है, और एट द बॉटम जो है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हासिल हो जाता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का टॉपिक जो है ये भी जस्ट इसमें हेज़नक्लेवर मेथड और बेकमैन मेथड, इनके नाम आपने याद करने हैं, रिएक्शन इन दोनों का सेम है। बाकी आपको ब्लीचिंग पाउडर का मैंने रिएक्शंस बता दिए कि एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर काम करेगा, एज आ ब्लीचिंग एजेंट, तो इसकी जो ब्लीचिंग एबिलिटी है वो अवेलेबल क्लोरीन पे डिपेंड करती है। तो मेन बातें इसके हवाले से मैंने पढ़ा दी, तो इसको भी आपने इसके अंदर रखना है। नेक्स्ट इसमें जो है इनके यूजेस आ जाएंगे। यूजेस ऑफ हैलोजेंस में सबसे पहले तो फ्लोरीन की बात करेंगे। तो फ्लोरीन में एक तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या ये फ्रीऑन गैस के हवाले से बात की गई है। फिर ये टूथपेस्ट जो है, कैल्शियम फ्लोराइड यूज़ होता है। फिर इसमें टेफ्लॉन की बात हम करेंगे। फिर इसमें हैलोथेन की बात होगी। ये फ्लोरीन के कुछ मशहूर जो हैं वो कंपाउंड्स हैं। जहाँ तक क्लोरीन की बात है, क्लोरीन के लिए बड़े मशहूर जो है वो कंपाउंड्स हैं क्लोरीन के हवाले से, या ये क्लोरीन के मेन यूजेस हैं। ये एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। या बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है, ये जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट क्लोरीन के जो है वो कंपाउंड्स हैं। और भी वैसे बहुत ज़्यादा हैं। इसमें क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। वाटर की क्लोरीनेशन, वाटर की डिसइंफेक्शन के लिए हम उसमें क्लोरीन गैस पास करते हैं, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी रेफ्रिजरेटर्स के अंदर फ्रीऑन गैस यूज़ होती है, तो ये भी फ्लोरीन का कंपाउंड है। जितने भी टूथपेस्ट हैं उनके अंदर फ्लोरीन जो है आपके गम्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो कैल्शियम फ्लोराइड यूज़ होता है। टेफ्लॉन जो है ये पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन है। ये इस तरह से पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन जो है इसका ये पॉलीमर है जी टेफ्लॉन। और हैलोथेन जो है ये भी इथेन का ही होता है। हैलोथेन जो है ये उसका आईयूपैक नेम आप बना देंगे। ये आपके पास 111 ट्राईफ्लोरो, तो ये 2 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन इसका आईयूपैक नेम है। तो ये जो है आपके पास हैलोथेन जो कि एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होती है, उसका आईयूपैक नेम आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है।
बाकी आयोडीन में आयोडीन आयोडाइज्ड साल्ट है। गैसोलीन जो होती है उसके अंदर लीटेड गैसोलीन यानी लेड को रिमूव करने के लिए हम ये डाइब्रोमोइथेन जो है ये यूज़ करते हैं। और बाकी इसमें आयोडीन के हवाले से आयोडेक्स है या टिंक्चर ऑफ आयोडीन है या आपने पायोडीन यूज़ की होगी। तो ये सारे आयोडीन के मशहूर कंपाउंड हैं। और फिर आयोडाइज्ड साल्ट है। आयोडाइज्ड साल्ट में कोई भी पोटाशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड इसको सोडियम क्लोराइड से मिक्स करके यूज़ किया जाता है। और आयोडाइज्ड साल्ट किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं? गॉइटर का ट्रीटमेंट जो है, गॉइटर गिल्लड़ की बीमारी जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम ये आयोडाइज्ड साल्ट जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें हम यही पोटाशियम आयोडाइड को सोडियम क्लोराइड के साथ जो है वो मिक्स करते हैं। यानी कॉमन साल्ट के अंदर कोई आयोडाइज्ड साल्ट डाल दिया जाता है तो इस तरह ये आयोडाइज्ड साल्ट बन जाता है। ये सारे हैलोजेंस के यूजेस जो हैं ये भी आपने पढ़ने हैं। तो मैं इस यूनिट्स को आपको सम अप कर देता हूँ। एक तो आपने ग्रुप सेकंड ए चैप्टर नंबर 2 से सेकंड ए जो है वो उसके रिएक्शंस, कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज। चैप्टर 2 में तो वैसे ग्रुप फर्स्ट ए सेकंड ए दोनों को डिस्कस किया हुआ है। आपने ग्रुप सेकंड ए के जो कंपाउंड्स हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या रिएक्शन है वो टोटल आपने डिस्कस करना है। तो चैप्टर नंबर 4 में जस्ट ग्रुप 4A की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने पढ़नी है। और देन आप चैप्टर नंबर 5 में आपने जस्ट ग्रुप 7A जो है फर्स्ट हाफ ये कंप्लीट ही पढ़ना है जी, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें। इन चैप्टर 5 जो है उसमें ग्रुप 7A हैलोजेंस के बारे में सारा कुछ आपने पढ़ लेना है। उसमें भले ब्लीचिंग पाउडर है, उनके यूजेस हैं, सब कुछ इसको पढ़ना है। ये टेक्स्ट बुक से आपकी जो रीडिंग है इस यूनिट की, ग्रुप वाले यूनिट की, वो भी मैंने बता दी कि जो ग्रुप चैप्टर नंबर 2 है उसमें सिर्फ ग्रुप सेकंड ए का जो कंटेंट है वो आपने पढ़ना है। उसमें उनके रिएक्शंस हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं या जो कंपाउंड हैं, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। वाल बुक के अंदर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट्स और सल्फेट, कार्बोनेट्स वगैरह जो हैं वो फर्स्ट ए और सेकंड ए दोनों के एक साथ डिस्कस किए हुए हैं। हमने उनमें सिर्फ सेकंड ए वाला जो पोर्शन है अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला वो सिर्फ हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट ए के जो कंपाउंड्स हैं उनकी केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। तो ये सेकंड चैप्टर जो है उसको आपने सिर्फ ग्रुप सेकंड ए के पार्ट पे आपने सारा पढ़ लेना है। और जो चैप्टर 4 है उसमें आपने ये ग्रुप 4A कार्बन फैमिली जो है उनकी जस्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, आगे उनके ऑक्साइड्स हैं जैसे कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, सिलिकॉन का ऑक्साइड है, फिर आगे सिलिकेट्स हैं, सिलिकॉन्स हैं, वो हमने नहीं पढ़ने। पहले पुराने सिलेबस में वो शामिल थे, अब नए सिलेबस में वो शामिल नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें सिर्फ ग्रुप 7A जो है उसका पूरा उनके यूजेस, उनके कंपाउंड, सारा कुछ आपने इसको डिस्कस करना है। इसमें अगर हो सके तो जो ग्रुप 8 थे नोबल गैसेस हैं इनके यूजेस जो हैं वो भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पुराने सिलेबस में शामिल थे। बाज़ औक़ात उसका कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसको आपने लीव नहीं करना है। यानी ग्रुप 8 थे जो है नोबल गैसेस, उनके यूजेस भी आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ लेने हैं। तो ये आपका जो है सिलेबस है। यानी अब हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो इनऑर्गेनिक का पहला यूनिट पीरियड्स और ग्रुप्स, इनका एक साथ आपका कंबाइंड टेस्ट होगा। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यानी पीरियड्स वाला भी यूनिट पूरा करना है और ग्रुप्स वाला जो यूनिट है ये भी पूरा आपने करना है।
इंशाल्लाह कल जो है फिर हम अगले लेक्चर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट यूनिट है ट्रांजिशन एलिमेंट का वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।